दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और करंट अफेयर्स की तैयारी आप सबों की कैसी चल रही है? कृपया आप लोग जरूर बतलाइएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में 22 अगस्त 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक संपूर्ण संकलन होगा। ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, आप लोग जानते हैं, और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो पहले से देख लीजिए। आप स्वतः निर्धारित कर पाएंगे कि ये सीरीज आपके लिए कितना उपयोगी होने वाली है। पिछले क्लास में एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, जरा इसको देख लीजिए। अभी अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद केरल का नाम परिवर्तित होकर अब केरलम हो चुका है आधिकारिक रूप से। ये एक सवाल था। हालांकि इसके बाद हमने कुछ जानकारी और भी आपको दिया था, इसके बारे में डिटेल तो मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन ये वाली जानकारी जो इंपॉर्टेंट, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, जैसे अभी ये केरल को लेकर खबरों में है, तो इससे पहले जो नाम परिवर्तन हुए हैं भारत में, जैसे संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ, उसी प्रकार आप देखेंगे मद्रास राज्य का तमिलनाडु, मैसूर का कर्नाटक, पौंडीचेरी का पुडुचेरी, उत्तरांचल का उत्तराखंड, उड़ीसा का ओडिशा हुआ। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक आप लोग अगर बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल वगैरह होते हैं, जो बोर्ड पीडीएफ अभी आप यहाँ आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें प्रत्येक दिन आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक पूरे क्लास को देखिए, निश्चित तौर पर बहुत मजा आएगा। देखिए पहला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो इस समय है ज्ञानेश कुमार, इनके द्वारा पटना से शुरू किए गए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 अभियान की नई टैगलाइन क्या है? सबसे पहले इसकी टैगलाइन की अगर हम बात करें तो यहां देखिए विकल्प नंबर सी में है, लोकतंत्र सीखें, यानी कि लर्न डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र का नेतृत्व करें, यानी कि लीड डेमोक्रेसी। लर्न डेमोक्रेसी, लीड डेमोक्रेसी, ये इसका टैगलाइन है। शुरुआत कहां से हुई? पटना से, जो अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत बाबू सभागार और ज्ञान भवन है। तो ज्ञान भवन से ज्ञानेश कुमार द्वारा ये देशव्यापी या फिर राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हुई है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं को चुनावी प्रक्रिया, मतदाता अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है। और शुरुआत कहां से हुई? तो ज्ञान भवन से। अच्छा, चुनाव के दौरान खास करके ये हमें देखने को मिलता है, फर्जी खबर बहुत ज्यादा मतलब फैलते हैं, अफवाह और गलत सूचनाओं की पहचान हो, साथ ही साथ लोगों को, वोटरों आदि को एक प्रकार से जागरूक किया जाए, इस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत हुई। और वैसे भी इसका जो यहाँ टैगलाइन दिया गया है, लर्न डेमोक्रेसी, लीड डेमोक्रेसी, इसको भी आप एक प्रकार से अगर समझेंगे तो इसका मतलब भी यही है। अब यहाँ एक चीज ये समझिएगा, इस अभियान के तहत देश भर के 15 लाख स्कूलों, कॉलेजों आदि में एक अभियान चलाया जाएगा, जो भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन इंटरनेट जो एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत रिसेंटली हुई है जनवरी 2026 में। तो इस पर ये तमाम चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब एक तरीके से यहाँ पर जोड़ा जाएगा इसको, मतलब यहाँ एकीकृत किया जाएगा। ये चीज यहां पर आप देखिएगा, यहां पर एकदम अच्छे से हमने आपके बीच इसका वर्णन किया है। एक चीज यहां आपने देखा कि यहां जो चुनाव आयुक्त को लेकर हम बात कर रहे हैं, इस समय वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। अच्छा, इस तरह का सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। जरा यहां देखने का प्रयास कीजिए, संवैधानिक पदों पर जो पहली पहली नियुक्ति हुई थी, आप यहां 8वें नंबर में देखिएगा, पहले चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन, और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना? इसको ध्यान रखिए। फिलहाल हम चलते हैं अगले सवाल पर। पटना बिहार की रहने वाली डैश, मतलब उनका नाम हमें इस खाली जगह पर भरना है। मधेपुरा में स्थित एल्स्टॉम फैक्ट्री में देश के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर यानी कि 12,000 एचपी के इलेक्ट्रिक रेल इंजन की फाइनल टेस्टिंग और संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको ड्राइवर या फिर लोको पायलट बनी है। यहां देखिए, जो मतलब जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो राइट आंसर है ये है कृति कुमारी। बेसिकली ये पटना बिहार की रहने वाली है। और जो बात हम कर रहे हैं मधेपुरा में जो एक प्रकार की ये फैक्ट्री है रेल लोको मोटिव इंजन की,
ये आप यहां ध्यान रखेंगे कि जो 1200 हॉर्स पावर की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे शक्तिशाली इंजन है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये आपको जानकारी है ना। फिलहाल इस प्रश्न में आपसे नाम पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि एशिया की पहली महिला लोको ड्राइवर बनी है। यहां पर इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब इसी से संबंधित मिलते जुलते कुछ 2-3 पॉइंट मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जरा गौर से इसको देखने का प्रयास कीजिए। आपको मालूम है, कुछ समय पहले ये हमने आपको बताया कि बिहार के मरोड़ा सारण में जो रेल इंजन कारखाना है, यहां से अभी जो खास करके एक समझौता हुआ अफ्रीकी देश गिनी को लेकर के, मतलब रेल इंजन को लेकर के, तो ये 51वां लोकोमोटिव जो रेल इंजन है उसको लोकोमोटिव कहा जाता है, ये रवाना हुआ है। अब इसका उद्देश्य जरा समझिएगा, मई 2025 में जो समझौता हुआ था 150 अत्याधुनिक डीजल लोकोमोटिव को लेकर, अब अफ्रीकी देश गिनी जहां पर निर्यात हुआ है, वहां आप ये देखेंगे कि सिमांडू लौह अयस्क परियोजना में भारी माल ढुलाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये 4500 हॉर्स पावर का आधुनिक लोकोमोटिव है। तो फिलहाल ये ध्यान रखें किस देश में निर्यात किया गया है, तो बिहार से गिनी में, बिहार के मड़ौरा सारण में ये रेल इंजन कारखाना है। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेलवे या फिर रेल की बात हो रही तो एक जानकारी और हम आपको दे दें, भारतीय रेलवे का 18वां जोन अभी कौन बना है, तो साउथ कोस्ट रेलवे यानी कि दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां पर है, विशाखापट्टनम में है। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया का पहला प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहां पर बना या फिर कहां पर खोला गया, स्थापित किया गया, तो ये अप्रैल 2025 में जापान में। अब यहां 3D प्रिंटेड ही हमने लिखा है, उसके बाद 3D प्रिंटेड मस्जिद हो गया, और 3D प्रिंटेड मंदिर हो गया, और उसका 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, और ये वाला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। इन तमाम चीजों को याद रखिएगा, सवाल यहां से अमूमन एग्जाम में बनते हैं। आइए सीधे चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में से रखिएगा। चलिए मैं इसे स्टार लगा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत उत्कृष्ट सेवा के लिए कितने भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? देखिए, ऐसे तो यहां इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, या फिर यहां एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि विकल्प में ये हो कि 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिक को सम्मानित किया गया है। एग्जैक्ट जो डेटा हमारे पास है वो है 210। अब इसे समझने का प्रयास कीजिए। यूनाइटेड नेशन मिशन को लेकर या फिर संयुक्त राष्ट्र मिशन को लेकर कई बार ऐसे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जरा यहां जो हम बात कर रहे हैं ये अगस्त 2026 में हमें देखने को मिलता है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में आयोजित एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत 210 भारतीय शांति सैनिक को उनकी उत्कृष्ट और असाधारण सेवा के लिए यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। जो बात हम कर रहे हैं यहां पर 210 भारतीय शांति सैनिकों की, तो इसमें 6 महिला शांति सैनिक भी शामिल है। अब यहां पर सम्मान तो मिला 210 सैनिकों को, यहां पर भारतीय ब्लू हेलमेट यानी कि भारतीयों को लेकर यह बात हो रही है, तो भारतीय द्वारा किए गए कार्यों की विशेष सराहना भी की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मिशन जो पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के, एक प्रकार से कह सकते हैं, कार्यों में लगी हुई है शांति स्थापना को लेकर, और भी कई सारी कैटेगरी है ना, कई बार हम चर्चा इस तरह करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि भारत का भी एक अहम योगदान है। और नवीनतम जो डेटा हमारे पास है उसके आधार पर अगस्त 2026 के अनुसार विश्व के विभिन्न यूएन मिशनों में 4200 से अधिक भारतीय सैन्य और पुलिस कर्मी तैनात है, जिसमें 155 महिलाएं शामिल हैं। इस मामले में अगर संयुक्त राष्ट्र मिशन की बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है सैनिकों की संख्या के मामले में भारत, और पहले स्थान पर कौन सा देश है? हाँ, अच्छा देखिए, यही लाइन यहां पर हमने लिखा है कि नेपाल के बाद इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। अब एक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, आइए उसे हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन की बात हो रही है, और यहां भी वैसे यहां हमने दक्षिण सूडान की ही बात किया है, तो जरा गौर कीजिए। स्वाति शांति कुमार, कुछ समय पहले इनको लेकर मैंने जानकारी दिया था, बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली है। इन्हें आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको यह बतला दूं कि कुछ समय पहले उन्हें यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान में ही संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत तैनात है, मतलब यहां पर यह सम्मान इन्हें मिला, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 जो इसका 5वां एडिशन है, इस पर आधारित एक सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। कथन एक कहता है कि इसका आयोजन 17 से 19 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली द्वारका स्थित यशो भूमि में किया गया, जो खास करके
यशोभूमि द्वारका में एक कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर इसका एक प्रकार से आयोजन किया जाएगा सितंबर महीने में। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। कथन 2 देखिएगा, आयोजन जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और वैश्विक उद्योग निकाय सेमी द्वारा किया जाएगा या फिर किया जा रहा है, ये बिल्कुल यहाँ सत्य है। सेमिकॉन इंडिया 2026 की थीम क्या है? तो सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम, ये इसका निर्धारित थीम है 2026 का। तो ये भी कथन सही है। कथन 4 देखिएगा, यह इसका 5वां एडिशन है। ऐसे मैं शुरुआत में ही आपको बोल दिया था। यहां देखिए फिलहाल चारों के चारों कथन सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में है। अब देखिए सेमीकंडक्टर को लेकर ऐसे तो बहुत सारी जानकारी मैंने आपको पिछले 6 महीने में दिया है, बहुत सारी जानकारी। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, या फिर सेमिकॉन इंडिया जो कार्यक्रम जो आयोजित हुए हैं, ये सारी भी चीजें पढ़ाया हुआ है। प्लस बिहार ने जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया है, तो ये चर्चाएं हमने किया है अभी रिसेंटली कुछ समय पहले। आइए एक नजर से देखने का प्रयास कीजिए। 5वां जो संस्करण है, ये यशोभूमि, जिसे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहा जाता है, जो भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, द्वारका नई दिल्ली में है, यहीं पर इसका आयोजन होना है। अब यहाँ पर इसका विषय क्या है? तो सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम, यानी कि केवल इसके उद्देश्य को आप देखेंगे तो केवल इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां इसके विषय को देखिए, सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। ये खास करके सेमीकंडक्टर निर्माण में, सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में जो पूरा इकोसिस्टम कार्य करता है, जैसे कि इसका निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब ये सभी चीजों को लेकर के एक सिस्टम तैयार करना, ये उसके उद्देश्य में है। फिलहाल यहां पर ये ध्यान रखिए, ये आयोजन होगा तो कुछ जानकारी सामने आएंगे, वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, हमने यहां बात किया 5वां संस्करण को लेकर, लेकिन अगर हम बात करें पहला संस्करण 2022 में जो आयोजित हुआ, कहां पर? तो बेंगलुरु में, दूसरा गांधीनगर में, तीसरा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और चौथा जो 2025 में पिछला था वो यशोभूमि यही द्वारका में, और ये वाला अभी आयोजित होना है। और प्लस एक चीज और ध्यान रख लीजिए, भारत में सेमीकंडक्टर नीति को अपनाने वाला पहला राज्य गुजरात है। 2022 में इस नीति का अनावरण किया था गुजरात ने। उसके बाद दूसरा राज्य बना उड़ीसा, और तीसरा राज्य 2024 में बना था कौन? तो उत्तर प्रदेश। ये प्रथम 3 राज्य है जो सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया। लेकिन बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार ने फरवरी 2026 में इस नीति का अनावरण किया, और इसको लेकर कंप्लीट चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और ये पीडीएफ जो मंथली हमारी पीडीएफ आती है, वहां पर भी चीजें एकदम अच्छे से आपको प्रोवाइड किया गया है, और ये प्रिंटेबल फॉर्म में आपके लिए एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। और ये तमाम चीजें जब आप पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी बेहतर होगी। अभी तो पिछले 6 महीने का, जनवरी से जून तक का जो बिहार स्पेशल का एक पीडीएफ है, हालांकि इसका वन लाइनर भी हमने उपलब्ध कराया है, और एक दूसरा जो पीडीएफ है उसमें कंप्लीट जानकारी जो आप यहां देखते हैं हूबहू प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिलता है। तो वो चीजें आप पीडीएफ में देखेंगे। बिहार सेमीकंडक्टर नीति को लागू कर चुका है, हालांकि बिहार में इसको लेकर कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो प्रावधान किए गए हैं आप चाहें तो इसे देख लीजिए। मैं फिलहाल इसे स्किप कर रहा हूं, कई बार मैं इसे डिस्कस कर चुका हूं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैंने बीपीएससी मेंस वाले कोर्स में एक टॉपिक कवर करवाया है, पैक्स सिलिका रणनीति, वैश्विक एआई और सेमीकंडक्टर सुरक्षा व्यवस्था के मतलब दृष्टिकोण से इसमें हमने चर्चा किया, भारत की भूमिका क्या है, ये तमाम चीजों को लेकर। ये पैक्स सिलिका जो एक स्ट्रेटेजिक पहल है, ये किस प्रकार सेमीकंडक्टर नीति के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होगा, उसी पर इसमें हमने चर्चा किया है इस मेंस वाले कोर्स में। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से लगे हैं, ये कोर्स केवल आपको एप्लीकेशन पे मिलता है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स का भी मटेरियल आपको फ्री में मिल जाता है, केवल मेंस का आपको इसमें पे करना है ना, यही वाली कोर्स है। आइए अगले सवाल पर, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगस्त 2026 में, जरा इस पक्षी को देखिएगा, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। भारत की पहली ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का जो आयोजन है, ये कहां पर किया गया है, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। ये ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव एक प्रकार का लुप्त प्राय पक्षी है, इसी को लेकर के, इसके संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर अभी लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है। ऐसे लद्दाख में आयोजित होने वाले कई महोत्सव हैं
जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपको पूछे गए हैं। उदाहरण के लिए हैमिस महोत्सव, लोसर महोत्सव, साका दावा, सिंधु दर्शन, लद्दाख महोत्सव, ये सभी हमने समय समय पर जब भी चर्चा में रहे हैं आपको मैंने पढ़ाया है ना। आइए इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का स्पेशल कोर्स है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट यहाँ पैकेज आप देख रहे हैं ये भी आपको इसमें मिल जाता है, और करेंट अफेयर्स का जो हमारा एक विजेता बैच चलता है कंप्लीट प्रिपरेशन प्रीलिम्स को लेकर, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, अगर आप इस बीपीएससी वाले कोर्स को लेते हैं तो ये आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको बीपीएससी वाले में ही मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं केवल करेंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए चाहिए बिहार के एग्जाम के लिए, तो आप इसको आंख मूंद के ले सकते हैं। कूपन अप्लाई कीजिएगा, भारी डिस्काउंट यहाँ आपको मिल जाएगा। अभी ये सारे कुछ पीडीएफ जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं ये सभी आपको वहां मिल जाएगा, ये सभी अपडेट कर दिया गया है। आइए अगले सवाल पर। छठा सवाल है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, मतलब यहाँ पर देखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसका 17वां संस्करण जो खास करके मरुस्थलीकरण से निपटने को लेकर ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार का कन्वेंशन है। तो इस दौरान भारत ने घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय मार्गदर्शिका, अच्छा मार्गदर्शिका हो गया, अंग्रेजी में बोले तो इसको गाइड बोल सकते हैं आप, मतलब ये कहां लॉन्च की है। तो राइट आंसर, ये जो कन्वेंशन अभी आयोजित हुआ ये मंगोलिया के उलान बातर में, तो विकल्प नंबर बी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये पहली बार है जब भारत ने इस तरह का एक बड़ा कदम उठाते हुए एक गाइड जारी किया है। उदाहरण के लिए यहां पर एक समझने का प्रयास कीजिएगा इस वाले पॉइंट में कि इस गाइड में भारत के 24 प्रकार के खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए सवाना, रेगिस्तान, झाड़ीदार भूमि, चट्टानी पठार जैसे पारिस्थितिक तंत्र को इसमें शामिल किया गया है। ये मतलब ऐसे, मतलब जो भारत में है, मतलब एक उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर देखा तो इसमें शामिल किया गया है, जिसे एक प्रकार से मान्यता नहीं मिली है, एक बंजर भूमि के रूप में सदियों से यूं ही है, तो उसे चिन्हित करना, उसको मान्यता देना, उसका संरक्षण करना, इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए ये पहली बार राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी किया गया है घास के मैदानों को लेकर, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यहां पर जरा गौर कीजिएगा, एग्जाम में सवाल बनते हैं घास के मैदान को लेकर। जैसे उदाहरण के लिए आपने जरूर सुना होगा कि कहां के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, या फिर दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए पूरी जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे यहां देखिएगा प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, वेल्ड, डाउन्स, और इसी प्रकार से यहां नीचे भी है। और ये मतलब जो चीजें आप देख रहे हैं एग्जाम में सवाल यहां से ऑलरेडी बने हैं। प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो यहां से चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि कौन से एग्जाम में एग्जैक्ट ये पूछा गया है, लेकिन टॉपिक है इंपॉर्टेंट, कई बार हमने प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र में इसको देखा है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल मैं इसे स्किप करते हुए चलता हूं सीधे अगले प्रश्न पे। भारत नेपाल सैन्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए पहला कथन यह कहता है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की गई अभी हाल ही में अगस्त 2026 में। धीरज सेठ जो थल सेना प्रमुख है वर्तमान में, इनको, तो ये कथन सत्य है। यह सम्मान उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रदान किया गया, यहां पर यह भी सत्य है। तीसरा कथन है कि भारत और नेपाल के सेना प्रमुखों को एक दूसरे की सेना में मानद जनरल की उपाधि देने की जो परंपरा है दोनों देशों के मध्य, इसकी शुरुआत 1950 यानी कि 1950 में हुई थी। देखिए संयोग से यहां पर भी इस प्रश्न में भी तीनों कथन सही है, विकल्प नंबर डी में सभी कथन सही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल यहां ध्यान रखिए कि किन्हें सम्मानित किया गया है ना, ये चीजें यहां कथन ए में आपको देखने को मिला। अब यहां सेना प्रमुखों की हम बात कर रहे हैं तो जरा गौर कीजिए, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी सेना प्रमुखों में कि इस समय थल सेना प्रमुख कौन है, जिसे कि जनरल कहा जाता है, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख। अच्छा यहां पर देखिएगा ये तीनों तो याद बहुत लोग अमूमन रखते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस अगर आपसे पूछा जाए, जो इस समय की अगर हम बात करें जो तीसरे नंबर के हैं जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्य, इनसे पहले कौन थे और उनसे भी पहले कौन थे, मतलब पहले थे बिपिन रावत, दूसरे थे अनिल चौहान और तीसरे कौन है तो एन.एस. राजा सुब्रमण्य, याद रखिएगा। और अगर हम बिपिन रावत की बात करें तो 2021 में तमिलनाडु में हवाई दुर्घटना में वो विमान का नाम था MI-17 V5 जिसमें 13 लोग सवार थे, उनकी पत्नी भी उस विमान में सवार थी,
दुर्घटनाग्रस्त हुआ और मौके पर सभी की वहां पर मौत हो गई थी। और विमान का नाम इंपॉर्टेंट है, MI-17 V5। अगला सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज के दृष्टिकोण से पहले, हालांकि दुनिया में चौथे, ऋषभ पंत ने यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की? इसके साथ ही वे टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है कि कितने पारियों में, अगर हम पारियों की बात करें तो 89 पारियों में, 51 मैच में 89 पारी, टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 51 मैच के 89 पारियों में ये 100 छक्के का मतलब बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड बना, और सबसे तेज रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज हुआ है। यहां पर वो चीज आपके बीच हमने रखा है। अगर आप यहां देखेंगे 89 पारी में, अच्छा एक चीज, सबसे तेज शतक लगाने को लेकर देखेंगे तो इस मामले में अब पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं। 89 पारियों में इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। इसकी बात हम कर रहे हैं तो ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ऐसे ये एक रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। आइए अगले सवाल पर। अगस्त 2026 में हुई हालिया घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अभी इस प्रश्न को, हालांकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को लेकर जानकारी हमने बिहार के पक्ष में आपके बीच रखा था, यहां पर हमने सवाल में अर्जुन पुरस्कार को शामिल किया है। कई बार आप लोग डिस्क्रिप्शन या फिर जो विश्लेषण आपको हम देते हैं पीडीएफ में, आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब एग्जाम में सवाल बना अर्जुन पुरस्कार को लेकर, आप बोलेंगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं था। तो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि विश्लेषण पढ़िए, जितनी मेहनत से चीज आपको हम दे रहे हैं वहां से सवाल बनते हैं। उसी रूप में इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 को लेकर जो अभी घोषणा हुई है, तो इसमें अर्जुन पुरस्कार से 17 खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा हुई। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन है, अगर हम इसमें लाइफ टाइम पुरस्कार को शामिल करें तो उस स्थिति में 18 पुरस्कार हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। देखिए नियमित कैटेगरी जो अर्जुन पुरस्कार के आप देखेंगे तो इसमें 17 नाम है, लेकिन लाइफ टाइम वाला अर्जुन पुरस्कार इसमें शामिल करेंगे तो ये संख्या 17 से बढ़कर 18 हो जाएगी। यहां देखिए हमने मेंशन किया है। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य अवार्ड, और फिर इसमें लाइफ टाइम भी शामिल है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सभी आपको ध्यान रखना है। और इस बार 2025 में एक भी बिहार का मतलब खिलाड़ी इसमें, खिलाड़ी हो गया कोच या फिर कोई भी इसमें शामिल नहीं है, ये चीजें ध्यान रखिए। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो 17 खिलाड़ी हैं, किस किस खेल से संबंधित है वो यहाँ अच्छे से मेंशन किया गया है। प्लस अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान की, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 6 अगस्त 2021 को इसका नाम परिवर्तित हुआ, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान इसका नाम किया गया। और इस बार एक भी नाम इस पुरस्कार में शामिल नहीं है, और ये तीसरी बार है। पहली बार 2008, फिर 2014 और अब 2025 में तीसरी बार है जब इस पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इससे किसी भी खिलाड़ी को सम्मानित नहीं किया जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल पर। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। कथन एक देखिए, 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई है। नई दिल्ली भारत मंडपम में, ये बिल्कुल सही है। इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की, ये भी कथन सही है। दोस्तों 2026 में अगर हम देखें तो भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां तो ब्राजील में हुआ था, भारत को वहां से कमान मिली है, तो ये भी कथन सही है। और जो आयोजन होगा, तिथि यहां पर हमने मेंशन किया है, 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होना है। तो ये चारों के चारों यहां पर भी सही है। विकल्प नंबर डी में इसका राइट आंसर छुपा हुआ है, सभी कथन सत्य है। अब देखिएगा इसी को लेकर ये कंप्लीट जानकारी है कि भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। क्योंकि इस समय जो अध्यक्षता है, ब्रिक्स की जो कमान है वो भारत के पास है, तो भारत की अध्यक्षता में आपको यहां यह ध्यान रखना है कि बिल्डिंग द रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसी थीम पर अभी हाल ही में ये चीजें आयोजित हुई है। अभी यहां पर एक प्रकार से आप ये बोल लीजिए क्षेत्रीय बैठक के रूप में इसे देख सकते हैं, लेकिन जो शिखर सम्मेलन है, 18वां शिखर सम्मेलन, वो आयोजित होना है 12 से 13 सितंबर को। अब देखिए इसको लेकर अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लोगो का अनावरण किया गया। लोगो में आप देख रहे हैं कि नमस्ते की मुद्रा में कुछ इस प्रकार से हाथ की संरचना को आप देख रहे हैं, तो लोगो का अनावरण किया गया। ब्रिक्स क्या है, शुरुआत कब हुई, कौन कौन से इसमें सदस्य देश हैं, ये चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको मैं पुनः यहां दिखला दूं, लेकिन उससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ।
हुआ 6 से 7 जुलाई 2025 को। उसके बाद ये कमान भारत को सौंपी गई, है ना। अब ब्रिक्स में इस समय 10 पार्टनर कंट्री हैं, मतलब साझेदार देशों में बात करें तो 10 साझेदार देश हैं, लेकिन वहीं सदस्य देश की बात करें तो इसमें भी 10 सदस्य देश हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ अगले वर्ष 2009 में। फिर ये ध्यान रखिए 2024 में इसमें 4 देश शामिल हुआ, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई, और उसके बाद इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ, है ना। यहां देखिए हमने लिखा भी है मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। ये चीज ध्यान रखिए, याद रखिएगा, तभी आप एग्जाम में जब सवाल बनेंगे तो आप इसको हल कर पाएंगे। सदस्य देशों में सबसे नवीनतम इंडोनेशिया है, और पार्टनर कंट्री में सबसे नवीनतम कौन है, तो ये है वियतनाम, है ना। इतनी जानकारी यहां ध्यान रखिए। आइए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगस्त 2026 में साइबर सुरक्षा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर अभी हाल ही में जो अभियान की शुरुआत हुई है, कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई, इसका नाम है साइबर कुश्ती। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक और प्रश्न है, 18 अगस्त 2026 को सुभाष चंद्र बोस की 81वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उनके जन्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है। जन्म के संबंध में अब यहां पर देखने का प्रयास कीजिए कि कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, विकल्प नंबर डी में है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये रहा आज के क्लास का प्रश्न। इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो जानकारी हमने रिसेंटली जो कोर्स हमारी संचालित हो रही है, ऐसे यहाँ पर ये तो बहुत दिनों से ये वाली चल रही है, अभी ये वाला जो कोर्स है ये न्यूली लगभग 6 महीना मान के चलिए इसकी शुरुआत हुई है। आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। आगामी बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से ये आपके लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होने वाली है। हर टॉपिक का इसमें विश्लेषण होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स हमारे आप ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पर ये आपके लिए उपयोगी होंगे। प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को अभी डाउनलोड करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।